हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज हमारा लेक्चर 3 है। तो वो लोग जो आजकल किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली इन लेक्चर्स को लें। इनमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो आपके काम आने वाली है। बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ से बनने वाले हैं। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुन लेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो यकीन जाने आप अपना एग्ज़ाम ज़रूर निकाल लेंगे। चाहे वो एग्ज़ाम पब्लिक सर्विस कमीशन का है, चाहे वो एमडी कैट का है, चाहे वो एफपीएससी का है, या बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है। तो वो ये जो लेक्चर्स हैं उन्हीं एग्जाम्स के लिए बनाए गए हैं और ये पूरी की पूरी एक क्लास है। काइंडली इसको कोई इंटरटेन वीडियो ना समझिएगा कि शायद ये यूट्यूब पे एक इंटरटेनमेंट वीडियो है, बस टाइम पास किया, देखा, काम खत्म। इसको सीरियसली लेना है आपने, ठीक है। वो लोग जो अपने एग्जाम को वाकई ही क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये जो सीरीज जो लेक्चर्स की स्टार्ट हुई है, ठीक है, बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन के हवाले से भी मैंने तो 3 लेक्चर्स हैं अपलोड किए हैं, वो भी आपने ज़रूर सुनने हैं। और ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के जो लेक्चर्स, ये लेक्चर 3 है। पहले 2 लेक्चर अगर आपने नहीं सुने तो वो भी सुने। तो आप पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर लेंगे तो तभी आपको एक सीक्वेंस का अंदाजा होगा। तो देखें, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये पूरी की पूरी एक क्लास है। मैं आपको एक क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बेटा हमने वाटर के बारे में पढ़ा था कि वाटर जो है किस किस्म का मॉलिक्यूल है, पोलैरिटी से क्या मुराद है, क्यों पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्यों वो अपने अंदर हर चीज को डिसॉल्व कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है, नॉन कोवलेंट और कोवलेंट बॉन्ड क्या है। ईच एंड एवरीथिंग हमने वाटर के बारे में जो जो मेन चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं वो कवर की थी। इसके अलावा हमने पिछले ही लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट की कुछ इंट्रोडक्शन को कवर किया था। तो आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और क्या क्या हम कुछ जान सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे चलूं, काइंडली अपने पास नोटबुक और पेंसिल जरूर रखें। जहां से कोई पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप उस पॉइंट को जरूर नोट करें। देखें, ये लेक्चर तब बोर लगेगा जब आप इसको जस्ट लेट के तो सुनना शुरू कर देंगे, तो फिर बिल्कुल दिल नहीं करेगा, ठीक है, सुनने को, और ना ही आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे। अपने पास पेंसिल और नोटबुक रखें। ये पूरी की पूरी क्लास है, ठीक है। आप इस क्लास को ले रहे हैं और साथ साथ चीजों को नोट करें, फिर जो है आपका इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। चलें, कार्बोहाइड्रेट जो है ये मोनोसेक्राइड, इसकी टाइप्स कितनी है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कार्बोहाइड्रेट की पूरी क्लासिफिकेशन है। इससे कार्बोहाइड्रेट को आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, मोनोसेक्राइड को क्यों कहते हैं मोनोसेक्राइड, क्योंकि इसमें एक शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। डाइसेक्राइड, इसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं। ओलिगोसेक्राइड 2 से लेकर 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। पॉलीसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें 10 से ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल्स की पूरी चेन होती है। यानी पॉली मीन चेन, सेक्राइड मीन शुगर्स। पॉलीसेक्राइड्स यानी कि शुगर्स की जब शुगर के मॉलिक्यूल्स की एक लंबी चेन जो है वो पॉलीसेक्राइड कहलाती है। तो इसकी एग्जांपल स्टार्च है, इसकी एग्जांपल ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है। इन द सेम वे आप मोनोसेक्राइड की तरफ आए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये जो है ये मोनोसेक्राइड्स हैं। जब यही मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे, जब 2 मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे डाइसेक्राइड, इसमें सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आ जाएगी। फिर इसमें ओलिगोसेक्राइड में रेफिनोज आ जाएगा, ठीक है, स्टेकायोज आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ये आपको जो है यहाँ से जब आप इसको गौर से देखेंगे, गूगल से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये भी मैंने वहीं से लिया है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से वो इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा तो आप गूगल से इस चार्ट को ले लीजिएगा, लेकिन इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है। अब बेटा आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे
कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स की टाइप्स हम देखेंगे, जस्ट याद करने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। एमसीक्यूज में चूंकि ये पूछी जाती हैं बातें, इसलिए मैंने ये जो मोनोसेक्राइड्स की जो टाइप्स हैं, ठीक है, ये बताई है आपको जस्ट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपने जस्ट इनको नोट करना है, इनके ऊपर गौर करना है, पता लगाना है कि इनको क्यों ट्राइयोज बोला जाता है, वगैरह वगैरह जो भी आगे मैं बताऊंगा। ट्राइयोज 3 कार्बन शुगर है, एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। टेट्रोज में अरिथ्रोज आ जाएगी, थिरोज आ जाएगी, 4 कार्बन वाली शुगर है। पेंटोज में राइबोज आ जाएगी, राइबोलोज आ जाएगी, जाइलोज आ जाएगी, रैपिनोज आ जाएगी और लिग्जोज आ जाएगी। देखिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटो शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर यानी कि डीऑक्सी राइबोज शुगर को ऐड नहीं किया, तो देखें वो एक ओरिजिनल पेंटो शुगर नहीं है, वो मोनोसेक्राइड का डेरिवेटिव है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज इज नॉट ओरिजिनल पेंटोज, ठीक है, वो उसका डेरिवेटिव है, इसलिए यहाँ पर उसको मैंने शामिल नहीं किया। फिर हेक्सोज आ जाती है, 6 कार्बन होते हैं इसके अंदर। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, फ्रक्टोज ये भी सुना है आपने, फ्रक्टोज भी सुना है, ग्लैक्टोज भी है, मैनोज, ठीक है। याद रखिए कि मैनोज जो है ये कंफ्यूज करती है माल्टोज के साथ। तो माल्टोज बेटा एक जो है वो डाइसेक्राइड शुगर है और मैनोज जो है ये मोनोसेक्राइड है, ये फर्क आपने याद रखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है वो गलती कर बैठते हैं माल्टोज और मैनोज के बीच में। तो मैनोज जो है वो एक मोनोसेक्राइड है, ठीक है। फिर आ जाती है एलोज आ जाती है, सोर्बोज आ जाती है और आइडोज आ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये शुगर्स हैं। देखिए आमतौर पर आपने सिर्फ इन्हीं के बारे में हेक्सोज पढ़ा होगा, ये लगाने का मकसद यहाँ पर ये आपको बताने का मकसद है ताकि आपको मैक्सिमम पता चल जाए कि हेक्सोज की कितनी एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक है। फिर आ जाती है हेप्टोज, 7 कार्बन वाली शुगर, ठीक है। याद रखिए सारी की सारी मोनोसेक्राइड है। हेप्टोज 7 कार्बन वाली शुगर है। सीडो हेप्टोलोज एक शुगर है। कैल्वन साइकिल के दौरान जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। जब कैल्वन साइकिल हम पढ़ेंगे तो इसका जरूर वहां पर जिक्र होगा, इसलिए अभी से जो बातें जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, आइंदा आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स जो प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी या जो भी बायोकेमिस्ट्री के एस्पेक्ट से जो चीजें आगे आएंगी, वहां पर ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो देखिए ट्राइओसिस 3 कार्बन, टेट्रोसिस 4 कार्बन, पेंटोसिस 5 कार्बन, हेक्सोसिस 6 कार्बन, हेप्टोस 7 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देखें, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, ये देखें यहाँ पर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज दिखाई गई आपको। तो आपने, चलिए आप मुझे बताएं कि आपको इसके बीच में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। सबसे पहले ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को देखें कि आपको इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, किस किस्म का आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो आप पहली नजर में जब आप देखेंगे तो आपको इसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, आप इसको कहेंगे कि तो सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। चलिए इसको देखते हैं। देखें इसके कार्बन नंबर 6 को देखें, दोनों सेम है, 5 को देखें, दोनों सेम है, 4 को देखें, 4 पे देखें जरा, 4 पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसके 4 कार्बन पे डिफरेंस देखें, इसका जो OH पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसका OH जो है ग्लैक्टोज का, ये ऊपर की तरफ है CH2OH साइड की तरफ, और इसका जो OH ग्रुप है ये नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है इसलिए एक दूसरे से डिफरेंट है क्योंकि इनमें OH की पोजीशन का डिफरेंस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। इसके अलावा फ्रक्टोज जो है ये 5 साइडेड रिंग्ड स्ट्रक्चर है। ये मत ख्याल करिए ये तीनों जो हैं 6 कार्बन वाली शुगर्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसको शायद 5 कार्बन वाली शुगर से कंफ्यूज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्रक्टोज इज आल्सो ए 6 कार्बन शुगर लाइक दीज, लेकिन ये इसके इसका स्ट्रक्चर जो है 5 कॉर्नर है, ठीक है, कार्बन उतनी ही है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा कि जितनी भी मोनोसेक्राइड्स हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो सारी की सारी एसिमेट्रिकल कार्बन रखती हैं, हेंस दे मे बी डेक्स्ट्रोटर्टरी और लेबोरेटरी। इस हिसाब से इनका जो स्ट्रक्चर है वो इनकी जो फॉर्म्स हैं वो डेक्स्ट्रोटर्टरी भी हो सकती हैं और लेबोरेटरी भी हो सकती हैं। चलिए मैं आपको यहाँ से पेन लेके समझाता हूँ, ठीक है। देखें बेटा ध्यान से आपने सुनना है। देखिए अगर मैं इंग्लिश के लेटर कैपिटल लेटर ए की बात करूं तो ठीक है, ये देखिए ये ए है, ठीक है, ये ए है, ये
ये ए है। अगर मैं एक दूसरा इसका मिरर इमेज देखूं, इसी ए का जो मिरर इमेज देखूं, ठीक है, तो वो भी मुझे बिल्कुल इसी की तरह का नजर आएगा। ठीक है, इन दोनों का जो मिरर इमेज है वो दोनों का जो है वो एक जैसा है। आप देखें, अगर मैं इस ए को रोटेट कर दूं तो वो बिल्कुल इसी तरह का होगा, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो वो भी इसी की तरह का होगा। तो दोनों का मिरर इमेज सेम रहेगा। जितनी मर्जी मैं रोटेशन कर दूं दोनों के बीच में ये सेम ही रहेंगे। तो ऐसे जो कार्बन इस तरह के होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं एफ एक कैपिटल जो कैपिटल लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का एफ, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं इसका मिरर इमेज लेता हूं, ठीक है, अगर इसका मिरर इमेज लिया जाए तो ये मुझे इस तरह का नजर नहीं आएगा, बल्कि ये मुझे उल्टा नजर आएगा, इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, आप देखिए ये जो है ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। बेटा ध्यान से देखें जरा। ठीक है, तो इस कैपिटल लेटर यानी एफ का जब मैं मिरर इमेज लूंगा तो मुझे ये एक दूसरे के अपोजिट नजर आएंगे। तो दिस इज एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसको आगे डायग्राम से भी हम देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इसी वजह से, ठीक है, कार्बन की जो मोनोसेक्राइड्स के अंदर जो कार्बन है वो एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इनमें दो फॉर्म्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवरोटेटरी हमें मिलती हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सारे के सारे जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो सॉरी ज्यादातर जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो डी आइसोमर होते हैं। एल आइसोमर भी हो सकते हैं, डी आइसोमर भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मोनोसेक्राइड जो है वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द मोनोसेक्राइड्स आर डी आइसोमर्स। ठीक है, अच्छा, अब जरा देखें, यहां से आपको और अच्छे तरीके से समझ लगेगी। बेटा देखें यहाँ पर ये जो है डी ग्लूकोज है और ये एल ग्लूकोज है। ठीक है, डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लेवर रोटेटरी ग्लूकोज। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस नाउ, व्हाट इज द डिफरेंस? इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को देखें, ये दोनों कार्बन एक दूसरे के ये कार्बन एसिमेट्रिकल कार्बन है। ठीक है, ये देखें सारे के सारे एसिमेट्रिकल कार्बन है। जब इस ग्लूकोज का मैंने मिरर इमेज लिया, इस ग्लूकोज का मैंने जब मिरर इमेज लिया तो देखिए वो इस तरह का आया। ठीक है, अब ये दोनों बिल्कुल उस एफ की तरह, ये देखिए ये एफ है, लेट्स सपोज ये एफ है, और दूसरा एफ वो इस तरह का नजर आ रहा है, ये सेम वही चीज है। ठीक है, ये दोनों के OH एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये इनका मिरर इमेज है। तो ये वाला जो है ये डी ग्लूकोज है और ये वाला जो है वो एल ग्लूकोज है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोनोसेक्राइड्स के डेरिवेटिव्स की। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स में सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है जिस डीऑक्सीराइबोस है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डीएनए। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो बेटा ये डेरिवेटिव कैसे बन जाता है उसका, आप जरा उसकी जो पिक्चर जरूर देखिएगा। सॉरी मैं लगाना शायद भूल गया हूँ। तो उसमें होता यूं है कि ये 5 कार्बन वाली शुगर है, इसके कार्बन नंबर 2 पे, इस शुगर के कार्बन नंबर 2 पे आप देखिएगा आपको OH ग्रुप नजर नहीं आएगा, आपको जस्ट H लिखा नजर आएगा, क्योंकि उसका एक O रिमूव हो गया हुआ है। तो उस O के रिमूवल की वजह से ये उस शुगर का डेरिवेटिव बन गया है C5H10O4। यहाँ पर O5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर O4 रह गया है, क्योंकि उसके कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन को निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से ये उस शुगर का डेरिवेटिव बन गया। दिस इज नॉट ओरिजिनल पेंटोज, दिस इज जस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आगे हम देखते हैं अमाइनो शुगर आ जाती हैं। याद रहे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको शुगर्स की जो इंपॉर्टेंट है सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर, उनका पता चल रहा है। ठीक है, ये ऐसे ये टॉपिक नहीं है, बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर आप इनको इंटरेस्ट के साथ देखेंगे तो वाकई आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ज्यादा एक जबरदस्त किस्म का टॉपिक है, समझने वाला है। कई एमसीक्यूज बन रहे हैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो खुद से आप कई एमसीक्यूज बनाना शुरू कर देंगे, यही एग्जाम की तैयारी है। तो अगर आप इसको ध्यान से सुनना शुरू कर देंगे ना, तो यकीन जाने कि आपके कई एमसीक्यूज बनेंगे और आप आराम सुकून से किसी भी किस्म का बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम जो है वो निकाल लेंगे। खसूसन MD कैट वगैरह के जो टेस्ट हैं वो इन्हीं से निकलेंगे। ठीक है, अब देखिए अमाइनो शुगर जो है मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स ये हैविंग अमाइनो ग्रुप। तो ये शुगर जो हैं ये हैं शुगर्स, ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स डेरिव, लेकिन ये जब मोनोसेक्राइड के ऊपर आके कोई अमाइनो ग्रुप लग जाएगा तो ठीक है, अमाइनो ग्रुप तो और नेचर का है ना, तो जब अमाइनो ग्रुप जो है वो उस शुगर के साथ लग जाएगा तो वो शुगर फिर ओरिजिनल मोनोसेक्राइड नहीं रहेगी, बल्कि मोनोसेक्राइड का डेरिवेटिव बन जाएगी। ग्लूकोज अमाइन और ग्लैक्टोज अमाइन जो है इसकी एग्जाम्पल है।
आगे चल के जब बेटा हम प्लांट फिजियोलॉजी में फंजाई में बैक्टीरिया जब स्टडी करेंगे तो वहां पर ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होंगे, तो वहां पर हमें शुगर की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा कि ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर शुगर एसिड्स आ जाते हैं। ठीक है, शुगर एसिड्स, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, जैसे ये एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी। इसी ये विटामिन सी है, ये वही विटामिन सी है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, एक सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पे काम करता है, टिश्यूज को आपस में जोड़े रखता है। आपको पता है विटामिन सी की कमी से एक बीमारी स्कर भी हो जाती है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए हमारे जितने भी सेल्स आपस में जुड़े हुए चिपके हुए हैं, एक जिस तरह ईंटें आपस में जब उनको लगाया जाता है, जब ईंटों को आपस में जोड़ा जाता है तो सीमेंट की मदद से उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर वो सीमेंट नहीं लगाएंगे तो वो ईंटें उखड़ जाएंगी, गिर जाएंगी। ठीक है, इसी तरह हमारे जो सेल्स हैं उनको आपस में जोड़ने का काम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड करता है। तो देखिए हमारे टिश्यूज की फॉर्मेशन के लिए बेटा, टिश्यूज को जोड़ने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड कितना जरूरी है, जो कि मोनोसेक्राइड है और ये विटामिन सी है। ग्लूकोरोनिक एसिड आ जाता है और ग्लैक्टोरियोनिक एसिड आ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोरोनिक एसिड और ग्लैक्टोरियोनिक एसिड जो है ये पेक्टिन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये मिडल लैमेला का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ ये मिडल लैमेला का कैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाते हैं। बेटा देखें, प्लांट सेल, जो प्लांट सेल को जब आप देखते हैं तो ये हो गई प्लांट का जो है इसकी प्राइमरी वाल है। ठीक है, ये उसकी प्राइमरी वाल है, क्योंकि सेकेंडरी वाल तो अंदर की तरफ होती है, तो ये प्राइमरी वाल है, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल। ठीक है, ये देखिए ये दूसरा सेल, ये इसकी प्राइमरी वाल है। प्राइमरी वाल बाहर की तरफ होती है, याद रखें प्लांट में प्राइमरी वाल बाहर की तरफ होती है। तो देखें ये दो सेल जो हैं प्लांट्स के अंदर, जो दो सेल हैं, ठीक है, इनकी जो प्राइमरी वाल्स हैं, ठीक है, बाहर वाली जो वाल्स हैं ये आपस में ये दो सेल जुड़े हुए हैं थ्रू प्राइमरी वाल। इनकी प्राइमरी वाल्स के दरमियान में एक पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, जिसको पेक्टिन कहते हैं, ये है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला एक थिन जो है लेयर होती है बिटवीन टू प्राइमरी वाल्स ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल की जो प्राइमरी वाल है उनके बीच में एक थिन लेयर है, ये सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पे काम करती है। देखें यहाँ जैसे स्कॉर्बिक एसिड हमारा जो टिश्यूज को जोड़ रहा है, उसी तरह ये पैक्टिन जो है प्लांट्स के टिश्यूज को आपस में जोड़ रहा है। उनकी मिडल लैमेला के का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पैक्टिन जो है। ये जो जैम्स वगैरह की, जो आपको पता है जैम जो है थोड़ा हार्ड होता है थोड़ा। ठीक है, तो वो उसकी हार्डनेस को जो है, जैम्स और जेलीज थोड़ी हार्ड होती हैं, तो उनकी हार्डनेस के को बनाने के लिए भी पैक्टिन यूज करते हैं हम। ठीक है, सो एनीवे ये प्राइमरी वाल जो है उनका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, फिर शुगर अल्कोहल की अगर हम बात करें, ठीक है, शुगर अल्कोहल, ग्लिसरॉल और मैनिटोल जो है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नोट करते जाएं साथ साथ, और एमसीक्यूज जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतने आप खुद से एमसीक्यूज बना सकेंगे। ठीक है, तो देखें ये अमाइनो शुगर दिखाई गई है आपको, ये देखिए अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये वैसे तो ओवरऑल शुगर थी ना, ये देखिए ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, लेकिन यहाँ पर गौर करिए कि अमाइनो ग्रुप यहाँ पर गौर करें। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आप इसके डेरिवेटिव, ये अल्फा डी ग्लूकोज अमाइन है, ये अल्फा डी एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है, ये दोनों जो है ये क्या है, अमाइनो शुगर है। आगे चल के जब हम जाए, अब याद रखें कि जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको इनका अंदाजा हो जाए कि ये स्ट्रक्चर किस तरह करते हैं। नोट करने अपने खुद भी अगर पॉसिबल है तो प्रैक्टिस जरूर करें इनकी, नहीं तो याद जरूर करना है अपने इनको। ठीक है, अच्छा, फिर ये है इसका स्ट्रक्चर देखें, डी ग्लूकोनिक एसिड का और डी ग्लूकोरोनिक एसिड का, ये है वो डेरिवेटिव मोनोसेक्राइड। ठीक है, ये मोनोसेक्राइड है। ठीक है, ये मोनोसेक्राइड देखिए यहाँ पर ये ग्रुप जो है ग्लू में, ये ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, ये देखें ये, अब इन दोनों शुगर्स में देखिए ये ग्रुप ऐड हो गया हुआ है, इसलिए ये जो है इनकी नेचर एसिडिक है। ठीक है, डी ग्लूकोनिक एसिड और डी ग्लूकोरोनिक एसिड, और ये मिडल लैमेला का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ, ये कि जब दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तो उन दो मोनोसेकेराइड में जो बॉन्ड बनता है, जो फोर्स होती है, बॉन्ड मीन फोर्स, यानी कि दो मोनोसेकेराइड को जो फोर्स आपस में, जो बॉन्ड आपस में जोड़ता है, उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, COC बॉन्ड इज ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कहाँ मिलता है, दो ग्लूकोज या दो मोनोसेकेराइड्स के बीच में। ठीक है बेटा,
याद रखना आपने कि ये बॉन्ड्स के नाम आपने याद जरूर रखने हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट हुए हैं तो पूछे गए हैं, ठीक है। पास्ट पेपर्स अगर आप पढ़ें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चीज़ें कितनी दफ़ा रिपीट हो चुकी हैं, ठीक है। और ये वो मैं इस लेक्चर में जितनी भी मैं मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो टॉपिक्स हैं वो मैं पास्ट पेपर जो रिपीट हुए हैं वहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये लेक्चर मैंने डिफरेंट सोर्स यूज़ किए हैं, डिफरेंट बुक्स यूज़ किए हैं, वहाँ से बनाया है, ठीक है, इकट्ठा किया है, ठीक है। तो अब आप देखें कि जो दो अमाइनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और दो मोनोसैकेराइड के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब आप बेटा देखें कि अब आप मुझे ये बताएंगे कि दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, और इसी तरह जो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसका नाम आपने मुझे बताना है, और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसका भी आपने मुझे नाम बताना है, ठीक है। अच्छा, अब व्हेन टू मोनोसैकेराइड जॉइन टुगेदर दे फॉर्म ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। चलिए यहाँ से आप देखें कि ये एक मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज, और ये भी एक मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज, दोनों मोनोसेक्राइड हैं। इनका जब आपस में केमिकल रिएक्शन होगा थ्रू एंजाइम की मौजूदगी में, जब ये आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे तो कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन से मुराद है कि इसका OH इस मोनोसेक्राइड का OH इस मोनोसेक्राइड के H से मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखें, इसका OH इसके H से मिल रहा है बेटा, कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। जब ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से तो इसका कार्बन, ठीक है, इसके ऑक्सीजन से मिल रहा है। देखें, इसका कार्बन इसके ऑक्सीजन से मिल रहा है, तो देखें कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन, ये देखिए कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो ये बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो लिंकेज डेवलप हुआ है, लिंकेज और बॉन्ड बोथ आर सेम, ठीक है। ये जो लिंकेज डेवलप हुआ है 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, देखें वेरी वेरी इजी, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, पता होना चाहिए कि इसका कौन सा कार्बन इसके कौन से कार्बन से जाके मिला है। इसका कार्बन नंबर 1 इसके कार्बन नंबर 1 ने इस शुगर के कार्बन नंबर 2 के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाया है, इसलिए इसको 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो ये सक्रोज है। तो एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि सक्रोज में किस किस्म का लिंकेज है, 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। फिर पेंटोज और हेक्सोसिस जो है हमारे टिश्यूज में मोस्ट कॉमन शुगर्स मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, अब पेंटोज आपको पता है हमारे आरएनए और डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। हेक्सोसिस जो है ये एनर्जी फ्यूल के तौर पे काम करती है, मोस्ट कॉमन शुगर्स हैं। और ये जो दोनों शुगर्स हैं ये ओपन चेन और रिंग फॉर्म दोनों में मिलती हैं, ओपन चेन में और रिंग फॉर्म में। चलिए समझते हैं, ये देखें ये है ओपन चेन, ठीक है, ये ओपन चेन है मोनोसेक्राइड की, ठीक है। ये ग्लूकोज फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड, ये उसकी ओपन चेन है बेटा, ध्यान से देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ओपन चेन ये कब होती है, जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ग्लूकोज जब पाउडर्ड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये जो है ये इसकी ओपन चेन होती है, ठीक है। और ये जो है जब इसको पानी में डिजोल्व कर दिया जाता है, इसकी रिंग चेन बन जाती है। तो ग्लूकोज जो है इंसानों में और दूसरे वर्टिब्रेट्स में मोस्ट कॉमन शुगर है, ठीक है, दोनों फॉर्म्स में ये मिलती है। देखिए ये इसकी जस्ट पिक्चर से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप देख लें कि ये इसकी लीनियर दोनों ग्लूकोज है, ये दोनों ही ग्लूकोज है, लेकिन ये इसकी लीनियर फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, और ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसकी रिंग फॉर्म है, ठीक है। ये अब आप देखिए को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि ज्यादातर शुगर्स हमारे टिश्यूज में वो रिंग फॉर्म में होती हैं। अब रिंग फॉर्म में हमारे टिश्यूज में शुगर्स क्यों ज्यादातर होती हैं, बल्कि होती ही रिंग फॉर्म में है, क्योंकि रिंग फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर देन दी लीनियर फॉर्म, ठीक है। वह नोट कर लेना आपने कि रिंग फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर देन लीनियर फॉर्म, ठीक है। अब आप देखें कि एक्वस सॉल्यूशन में, जब एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में जब लीनियर फॉर्म को, यानी जब जो सॉलिड फॉर्म में ग्लूकोज है, पाउडर्ड फॉर्म में ग्लूकोज है, जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये रिंग फॉर्मेशन करेगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, यानी अपने आप को स्टेबल करना शुरू कर देगा और इस तरह की स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जस्ट ये नोट करना है कि रिंग फॉर्म जो है ये एक्वस सॉल्यूशन में होता है और लीनियर फॉर्म जो है ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स की तरफ आते हैं,
बहुत सारे बच्चे जो हैं, कई बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस भी किए कि सर ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की तो आज तक समझ नहीं लगी, ये पढ़ते आए हैं। देखें आप, ये पढ़ते आए हैं बीटा डी ग्लूकोज जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल में मौजूद जो सेलुलोज है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। स्टार्च जो है अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। लेकिन आज तक हम इनकी साइंस नहीं समझ पाए, इनके पीछे रीजन क्या है वो नहीं समझ पाए। तो चलिए आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू शुगर्स, किस बुनियाद पर इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है। आप देखें ये दोनों शुगर है, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये अल्फा डी ग्लूकोज जो है स्टार्च का पॉलीमर है और ये सेलुलोज का पॉलीमर है, ठीक है। इसके हवाले से आगे भी चल के हम बात करेंगे। आप देखें इसमें पहले चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कार्बन 6 पे देखें सिमिलर है, कार्बन 5 देखें सिमिलर है, 4 क्या है सिमिलर है, 3 क्या है सिमिलर है, 2 क्या है सिमिलर है, और 1 में डिफरेंस आ रहा है। देखें 1 में OH ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। इसका OH जो है वो CH2OH के अपोजिट है, और इसका OH जो है वो CH2OH के पैरेलल है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीटा डी ग्लूकोज में OH जो होता है वो CH2OH के पैरेलल है। यहां से इसको नोट कर लें, नोट कर लें इसको, बी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, कोई रट्टे वाली बात नहीं है। जस्ट बीटा डी ग्लूकोज का अपने डिफरेंस पता लगाना है, अल्फा डी ग्लूकोज के साथ क्या है OH का डिफरेंस है। OH जो है अगर CH2OH के पैरेलल है तो बीटा डी ग्लूकोज है, और ये जो है वो सेल वॉल में मौजूद सेलुलोज का पॉलीमर बनाएगा। अल्फा डी ग्लूकोज में OH जो है CH2OH का क्या है अपोजिट है, ठीक है। चलिए यहां से मजीद इसको समझ लेते हैं। आप देखें स्क्रीन में, आप देखें आपको ये अल्फा डी ग्लूकोज लीनियर फॉर्म से जो है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देख लें इसको। तो ये मैंने रिपीट करने के लिए ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ये लगाया है, ठीक है। अब आप देखें कि अल्फा डी ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ से, और बीटा डी ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अगर ये डी ग्लूकोज में OH अपोजिट आ जाता है CH2OH के, तो बेटा ये अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा जब इसको पानी में डिसॉल्व किया जाएगा। और अगर अगर ये इसके पैरेलल आ जाता है तो ये बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर अगर आपने ध्यान से मेरी बात को सुना है तो ये आपको बात कभी नहीं भूलेगी, कहीं पर भी MCQ में आ जाए, चाहे आपका कोई जो नॉर्मल एग्जाम है, आप यूनिवर्सिटी में एक कोर्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही जनरल सा, लेकिन ये खुसूसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मैं बना रहा हूँ, पूरी की पूरी क्लास है, ठीक है। अच्छा अब इसमें ये OH है, ठीक है। आप देखिए इसके पैरेलल है, तो ये आपको पता चल गया अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में मेजर डिफरेंस क्या है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ठीक है, ये देखें, ये सारी बातें मैं आपको अगेन एंड अगेन क्यों बताता जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप बोर ना हो, आपको ये पता चले कि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। MD कैट FPSC PPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्पेशल क्लास हो रही है आपकी, इसको अपने ध्यान से सुनना है। अब आप देखें कि ये डी ग्लूकोज, ठीक है, डी ग्लूकोज जो है इसमें इसको जब पानी में डिजॉल्व किया जाता है तो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनेज, और ग्लूकोपाइरोनोज जो है ये अल्फा डी ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है, और बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज जो है इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकते हैं। अब हमारा जो पॉइंट ये है, देखें होता यूं है कि सम टाइम जब आप इसको इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे तो कार्बन नंबर 1 पर ये रोटेशन आ सकते हैं, यानी इसको अगर रोटेट कर दिया जाए, इसको अगर मैं घुमा दूं, रोटेट कर दूं, इसको पकड़ के ऊपर कर दूं, तो ये जो है आप देखेंगे कि ये बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको मैं रोटेट करके नीचे कर दूं तो ये अल्फा डी ग्लूकोज में अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें जब इसको डिसॉल्व किया जाता है तो अगर इसका कार्बन ये ग्रुप रोटेट करके इसका OH नीचे आ जाता है तो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज बनाएगा। अगर इसको पानी में डिसॉल्व किया जाए तो अगर इस केस में इसका OH रोटेट करके ऊपर चला जाता है तो ये बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज बनाएगा। तो देखें इस तरह आपको अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज से बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज से अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज बनता दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के एनोमर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे के एनोमर्स कहलाते हैं।
और इसको केमिस्ट्री में बेटा म्यूटारोटेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज म्यूटारोटेशन। म्यूटारोटेशन से क्या मुराद है कि अगर कार्बन नंबर 1 पर ये पूरे का पूरा ग्रुप रोटेट कर जाता है, रोटेट करके अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनेज में कन्वर्ट हो जाता है या बीटा डी ग्लूकोपाइरोनेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये फॉर्म एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं। दिस इज म्यूटारोटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, कि म्यूटारोटेशन क्या होती है। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एनोमर्स हैं एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक। अब ये देखें, ये डी ग्लूकोज है और ये डी फ्रुक्टोज है। पहले भी मैंने आपको लेक्चर 1 में भी शायद ये बताया था कि सॉरी लेक्चर 2 में कि डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज में क्या डिफरेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंस याद रखना है आपने कि डी ग्लूकोज के टर्मिनल टर्मिनल इसके इस मॉलिक्यूल के आउटसाइड आपको बेटा ये एल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा है, और डी फ्रुक्टोज के इनसाइड आपको ये जो है कीटो ग्रुप नजर आ रहा है। तो इस मॉलिक्यूल के इनसाइड ये ग्रुप कीटो है और इसके आउटसाइड ये एल्डिहाइड ग्रुप है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज, ताकि आप इसको ध्यान से समझ लें और इसके एमसीक्यूज बना सकें, बस ये मकसद है मेरा, ठीक है। ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस देखें बेटा, ये बार बार इसलिए दिखा रहा हूं, इनके स्ट्रक्चर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको इनके स्ट्रक्चर के बीच में जो ओरिएंटेशन है डिफरेंट एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, वो नजर आ जाए, ठीक है। आप देखें, अब ये इसमें फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज में जो है डिफरेंस, आप देखें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं। आपने टर्म्स फ्यूरोनॉज सुना होगी और पायरोनॉज सुनी होगी। फ्यूरोनॉज और पायरोनॉज एक स्पेसिफिक टर्म्स हैं, हम यूज करते हैं। देखें, कुछ शुगर्स 5 साइडेड रिंग वाली होती हैं, ठीक है, 5 साइडेड रिंग। तो शुगर्स की जो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम रखे गए हैं 5 साइडेड रिंग, लाइक राइबोज, जैसे पेंटोज शुगर है जो डीएनए में पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है, उसमें बेटा जो फ्यूरोनॉज स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। फ्यूरोनॉज मतलब 5 साइडों वाला रिंग जो है, ठीक है, शुगर में 5 साइडों वाला जो रिंग है ये फ्यूरोनॉज कहलाता है, और 6 साइडों वाला जो रिंग है ये पायरोनॉज कहलाता है। इसकी एग्जांपल ग्लूकोज है, इसकी एग्जांपल पेंटोज है, ठीक है। याद रखना है आपने कि फ्यूरोनॉज क्या है, 5 कोनों वाली 5 साइडेड रिंग जो है, ठीक है, ये फ्यूरोनॉज कहलाती है, और 6 कोनों वाली जो रिंग है ये पायरोनॉज कहलाती है, ठीक। डाइसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइसेक्राइड होते क्या है। बेटा डाइसेक्राइड जो है, हमने टेबल जब लेक्चर के स्टार्ट में देखा था, डाइसेक्राइड कहा था हमने कि जब दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं, जब दो मोनोसेक्राइड की आपस में फॉर्मेशन होती है, तो वो दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो डाइसेक्राइड बनता है, ठीक है। डाई मीन 2, सेक्राइड मीन शुगर, ठीक है। मोनो मीन 1, ठीक है। जब दो मोनोसेक्राइड, ठीक है, आपस मिलेंगे तो डाइसेक्राइड बनेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज एक मोनोसेक्राइड है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आपस में हम रिएक्ट करवाएंगे, जोड़ेंगे, सक्रोज डाइसेक्राइड शुगर बनेगी। यानी सक्रोज को डाइजेस्ट करने से दो मोनोसेक्राइड रिलीज होंगे, फ्रक्टोज रिलीज होगा और ग्लूकोज रिलीज होगा, ठीक है। इसी तरह हम ग्लूकोज और ग्लूकोज को आपस में जब मिलाएंगे, जब ये ग्लूकोज भी एक मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड, दोनों आपस में ये मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो माल्टोज बनेगी जो कि डाइसेक्राइड शुगर है। यानी माल्टोज की डाइजेशन करेंगे तो ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इन द सेम वे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। देखिए बेटा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जब आपस में मिलेंगे तो लैक्टोज बनेगी, ये भी एक डाइसेक्राइड शुगर है। इसकी डाइजेशन से लैक्टोज और ग्लूकोज बनेंगे, ठीक। अब ये तीन जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजुअली इनमें से कोई एक एग्जांपल पूछी जाती है। किस तरह से, सक्रोज बताइए क्या है, डाइसेक्राइड शुगर है, माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड शुगर है, लैक्टोज क्या है, डाइसेक्राइड शुगर है। तो आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, इन शुगर्स में और इन शुगर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता इनमें से डाई कौन सी है और ट्राई कौन सी है और मोनो कौन सी है। तो याद रखना, इन रिएक्शन के थ्रू आपको याद रहेगा कि ये इनमें से डाई की कौन सी है और मोनो कौन सी है, ठीक है। पिक्चर्स में देखिए, पिक्चर्स मैंने डिफरेंट सोर्सेज से ली हैं, ठीक है। अब देखें, ये जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में मिलेंगे, ग्लूकोज, ये देखें ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, सक्रोज बन रहा है। बेटा एक पॉइंट ज़हन में रख लें कि सक्रोज, चाहे सक्रोज है, चाहे माल्टोज है, चाहे लैक्टोज है, एक पॉइंट आपने नोट कर लेना है, अभी लिख लें कि सब के अंदर ग्लूकोज जरूर मौजूद है, ठीक है। इन सब में आपको ग्लूकोज जरूर नजर आ रहा है, ठीक है।
ग्लूकोज सक्रोज में भी है, ग्लूकोज माल्टोज में भी है, ग्लूकोज लैक्टोज में भी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ग्लूकोज और ग्लूकोज जब आपस मिलेंगे लैक्टोज बनेंगे। तो चलिए सक्रोज को पहले देखते हैं, इसका फंक्शन क्या है। ये सक्रोज जो है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, ये टेबल शुगर है, ये वही शुगर है जो हम अपने डाइट में, अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, चाय वगैरह में या दूसरे स्वीट डिश में यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, और इसको जो है हम वही बात के खानों को मीठा बनाने के लिए जो है हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, फिर ग्लूकोज और ग्लूकोज जब आपस में मिलेंगे तो माल्टोज बनेगी। माल्टोज जो है ये जो है बहुत ही फ्यू पाई जाती, बहुत कम खानों में ये मिलती है। ठीक है, फिर ग्लूकोज और लैक्टोज जब आपस में मिलेंगे लैक्टोज बनेगी। ठीक है, लैक्टोज जो है बेटा ये एक मिल्क शुगर होती है। ठीक है, ये मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर ये मौजूद होती है। तो ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं एमसीक्यू में घुमा फिरा के आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक हो गया। आप इस पिक्चर में फिर से देखें, आपको ये माल्टोज नजर आ रही है। ठीक है, माल्टोज जो है देखें इसमें दो मोनोसेक्राइड आपस मिले हैं तो ये माल्टोज बन गया। ठीक है, ये डाइसेक्राइड है, एक डाइसेक्राइड बेटा सेलोबायोज। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैं फिर बता दूं ये पिक्चर्स वगैरह मैं डिफरेंट सोर्सेज से लेता हूं। ठीक है, ताकि आपको जो है वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता सकूं। ठीक है, अब सेलोबायोज जो है बेटा ये शुगर जो है शायद ही आपने सुनी हो, ये एक डाइसेक्राइड शुगर है। और मैं आपको ये बता दूं जब बैक्टीरिया प्रोटोजोआ वगैरह जो है जब सेलुलोज की डाइजेशन करते हैं तो याद रखें कि सेलुलोज की डाइजेशन से डायरेक्ट जो है वो मोनोसेक्राइड्स नहीं बनते। ठीक है, बल्कि उनके बीच में जो है वो सेलोबायोस एक डाइसेक्राइड बनता है। ठीक है, डायरेक्टली जो है उनके डाइजेशन से सेलुलोज के डाइजेशन से याद रखें डायरेक्टली जो है वो मोनोसेक्राइड्स नहीं बनते, बल्कि उनके इन बिटवीन जो है एक डाइसेक्राइड आता है, उसको हम सेलोबायोस कहते हैं। ठीक हो गया। अब माल्टोज की तरफ आते हैं। माल्टोज बेटा जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताने लगा हूं आपको। ठीक है, देखें ये माल्टोज का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, देखें आपने याद ये रखना है कि माल्टोज में लिंकेज कौन सी होती है, यही ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूछी जा सकती हैं आपसे। ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन माल्टोज। ठीक है, माल्टोज जो है इसको नाम मिला है माल्ट से। माल्ट जो है ये बार्ले जो है जब हम उसको ग्राइंड करते हैं उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं तो बार्ले जो है उसके एक्सट्रैक्ट से एक सब्सटेंस मिलता है माल्ट। उस माल्ट के अंदर जो है ये माल्टोज शुगर मौजूद होती है। ठीक है, तो सीरियल्स और ग्रेन्स का जब एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, सीरियल और अनाज जो है उसको जब उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है तो उसके एक्सट्रैक्ट में एक सब्सटेंस मिलता है माल्ट। ठीक है, उसी से माल्टोस निकला है। ठीक है, माल्ट के अंदर क्या होता है, माल्टोस शुगर होती है। तो माल्टोस बेटा एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नाउ कम्स टू सक्रोज। सक्रोज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शुगर है, कॉमनली यूज होने वाली शुगर है और मोस्ट अबंडेंट डाइसेक्राइड है नेचुरल वर्ल्ड में। ठीक है बेटा, वर्टिब्रेट्स के टिश्यूज का जो है ये ज्यादातर वर्टिब्रेट्स के टिश्यूज में यही शुगर पाई जाती है। अब देखिए सक्रोज जो है ये टेबल शुगर है, खानों में इस्तेमाल होती है और कमर्शियली जो है हम इसको शुगर केन के रस से लेते हैं। ठीक है, आपको पढ़ा है ना अपने प्रोसेस से, शुगर केन का जो रस है उसको थिक करके उससे गुड़ बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसको उसको प्रोसेस करके उससे शुगर बनती है। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसका प्रोसेस। और फिर ये शुगर बीट से भी ये मिलती है। ठीक है, आप देखें इस प्रोसेस में बेटा ये आप देख सकते हैं कि ये इनकी फॉर्मेशन इस पिक्चर से आपको ये और ज्यादा बेहतर समझ लग जाएगी कि ये डाइसेक्राइड जो है ये कैसे बन रहे हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिल रहे हैं, लिंकेज को हमने समझना है ना। अब देखें कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है, कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्या होगा कि दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ेंगे, डाइसेक्राइड बन गया माल्टोज। हमने ये देखना है इनके बीच में लिंकेज क्या है बेटा। इसका जो ग्लूकोज का कार्बन 1 है, ग्लूकोज का कार्बन 1 ग्लूकोज के कार्बन 4 से जुड़ेगा। ठीक है, जब देखें जब दो ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो उनके सेम सेम कार्बन आपस में नहीं मिलते। ये नहीं कि इसका भी कार्बन, ये दोनों ग्लूकोज और दोनों का कार्बन 1 जो है आपस में मिलेगा, नहीं बेटा। ये चूंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, ये मैंने बताया था ना आपको, ये एसिमेट्रिकल होने की वजह से ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, इसी वजह से इसका कार्बन नंबर 1 जो है इसके कार्बन नंबर 4 से जो है वो बॉन्ड बनाएगा ड्यूरिंग कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, तो लिंकेज जो डेवलप होगी वो 1
4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। याद रखना है अपने माल्टोज जो बनेगी ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से, तो उसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इन द सेम वे आप यहाँ पर देखें ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में मिलेंगे तो फिर कौन सी लिंकेज बनेगी, इस ग्लूकोज का कार्बन 1 इस फ्रक्टोज के कार्बन 2 से मिलेगा, ठीक है। इसका कार्बन 1 इसके कार्बन 2 से मिलेगा, तो कार्बन 1 और 2 के दरमियान में बेटा जो लिंकेज है वो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सक्रोज में कौन सी लिंकेज मिलेगी, माल्टोज में कौन सी लिंकेज मिलेगी, और आपको ये भी याद रखना है कि किसके मिलने से सक्रोज बनेगा और किसके मिलने से माल्टोज बनेगा। अब लैक्टोज की तरफ आते हैं। लैक्टोज के अंदर लिंकेज जो है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अगर आपको ये पिक्चर नहीं नजर आ रही सही तरीके से तो आप गूगल से जरूर डाउनलोड कर लें, मैंने भी वहीं से ये डिफरेंट सोर्सेज यूज करके ये पिक्चर्स ली है, ठीक है। जस्ट आपको ये शो करवाने के लिए बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेटा याद रखना है। लैक्टोज में बार बार बता रहा हूँ, ये बातें पूछी जाती हैं, ये रिपीट हुई हैं कई दफा, जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये रिपीट हो चुकी हैं, ठीक है, या पूछी जा सकती हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। लैक्टोज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शुगर होती है। ह्यूमन मिल्क का ये 5 to 8% बनाती है, जबकि काउस के मिल्क का ये जो है वो 4 to 6% बनाती है। बेटा ये बात याद रखने की, देखिए काऊ के मिल्क के अंदर लैक्टोज की मिकदार जो है एज कंपेयर टू ह्यूमन मिल्क कम होती है। याद रखना है आपने कि लैक्टोज जो है एक रिड्यूसिंग शुगर है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ, देखें कुछ लोग जो हैं एज के साथ साथ वो दूध दूध को जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ कि एज के साथ साथ हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है कुछ लोगों में वो एंजाइम जो कि लैक्टोज में मौजूद बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। याद रहे कि ये बॉन्ड्स एंजाइम्स की मदद से टूटते हैं, तो जिन लोगों में वो एंजाइम नहीं होगा या बहुत कम होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगी, दूध उनको नहीं पचेगा, ठीक है, डायरिया जैसी प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगी, देख लीजिएगा, लेकिन मसाइल पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों में ये बच्चे जो है वो दूध को पचा लेते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो एंजाइम जो है वो हाई कंसंट्रेशन में होता है, ताकि फिर इसीलिए वो जो है वो इसको पचा लेते हैं। लेकिन ह्यूमंस की अगर बात करें तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसका जो मिकदार है एंजाइम की वो भी कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से या फिर बहुत लेट एज में जाके दूध जो है उतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है, ठीक है। वजह यही है कि एंजाइम नहीं होते जो कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ सकें। अब बेटा ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये देखें ये शुगर दिखाई गई है आपको, ठीक है। ये देखें याद रखना है आपने बीटा डी ग्लैक्टोपायरोन पायरन पायरेनोसिल, ठीक है, बीटा डी ग्लैक्टोपायरेनोसिल जो है ये देखें ये जो है ये बीटा डी ग्लैक्टोपायरेनोसिल पायरेनोसाइल है, ठीक है। अब और ये जो है ये है अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोस, ठीक है। तो ये बीटा डी ग्लैक्टोपायरेनोसाइल जो है जब इसके साथ मिलेगा तो इसका कार्बन नंबर 1 इसके कार्बन नंबर 4 से जुड़ेगा, ठीक है। ये देखें याद रखें आपको, ठीक है ना, आपने याद रखना है ये इसलिए पिक्चर दिखाई है ताकि आपको लैक्टोज की जो सही जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो समझ लग जाए। ट्राइसेक्राइड की तरफ आते हैं, तो बेटा डाइसेक्राइड तो बने थे ना दो मोनोसेक्राइड के फॉर्मेशन से, तो वेरी वेरी सिंपल, रट्टे वाली तो बात ही नहीं है, सिंपल ट्राई मीन 3। अब 3 मोनोसेक्राइड जब आपस में मिलेंगे तो ट्राइसेक्राइड शुगर्स बनेगी। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है, ये दो मोनोसेक्राइड होंगे तो डाइसेक्राइड। ये देखें एक मोनोसेक्राइड है तो मोनोसेक्राइड यानी 1, मोनो मीन 1, ठीक है, दो मोनोसेक्राइड डाई, तीन मोनोसेक्राइड हो गए तो ट्राई। तो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज ये 3 मोनोसेक्राइड्स बेटा जब आपस मिलेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रैफिनोज शुगर बनेगी। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे। फिर बताइए रैफिनोज जो है डाइसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड है, ये क्या है, ठीक है। रैफिनोज बेटा ये ट्राइसेक्राइड शुगर है, और याद रख लें कौन कौन से मोनोसेक्राइड के मिलने से ये बनती है, शुगर बीट के अंदर ये कॉमनली मिलती है हमें, ठीक है।
कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं बेटा। स्वीटनिंग इंडेक्स, शायद आपने ये टॉपिक ना पढ़ा हो पहले या पढ़ा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयार करने के लिए। चाहे फिर से बता रहा हूँ बार बार, ताकि आप मेरी बात पे गौर करते रहें और आप इस लेक्चर की अहमियत को समझ सकें कि मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूँ, किस क्या मकसद है मेरा इन लेक्चर्स को स्टार्ट करने का। ये पूरी की पूरी क्लास हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखें स्वीटनिंग इंडेक्स क्या होता है। सक्रोज, ठीक है, सक्रोज जो है, सक्रोज, अब ये शुगर वो है, टेबल शुगर है, जो हम आम खानों में इस्तेमाल करते हैं, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चाय वगैरह में अपनी स्वीट डिश में यूज करते हैं, चीनी जिसे कहते हैं, ठीक है बेटे। तो चीनी की जो मिठास है, ठीक है, स्वीटनिंग इंडेक्स को समझने के लिए हम चीनी की जो मिठास है, जो आम जो शुगर हमारे घर में किचन में मौजूद है, उसकी स्वीटनेस को हम एक स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, ठीक है। उसको हमने एक स्टैंडर्ड माना है, साइंटिस्ट जो है इसको स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, ताकि स्वीटनिंग इंडेक्स को समझा जा सके, ठीक है। ये इससे कंपैरिजन किया जाता है बाकी शुगर्स की स्वीटनेस का, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक चीनी का दाना खाया, तो मुझे जो मिठास महसूस हुई उसका इंडेक्स 100 था, ठीक है, मैंने इसको 100 मान लिया है, ठीक है। मुझे जो उसकी मिठास का अंदाजा हुआ है, मैंने मान लिया कि वो 100 निकला, उसका जो मिठास का इंडेक्स निकला था वो 100 था। अब बाकी जितनी भी मैं शुगर खाऊंगा, मैं उनसे कंपेयर करूंगा कि कितनी मीठी है या कितनी फीकी है। तो चलिए देखें, सक्रोज का जो इंडेक्स है वो 100 है। अब इसके मुकाबले में माल्टोज को देखें, आपको खुद पता चल गया है कि माल्टोज सक्रोज के मुकाबले में कम मीठी है, इतनी मीठी शुगर नहीं है, ठीक है। ये भी डाइसेक्राइड है, सक्रोज भी डाइसेक्राइड है, माल्टोज भी डाइसेक्राइड है, लेकिन बेटा ये इसका इंडेक्स देखें, ठीक है, इसका 32 है, ठीक हो गया। अब इसी तरह आप लैक्टोज को देखें, लैक्टोज का स्वीटनिंग इंडेक्स 16 है, यानी ये भी कम। दूध की मिठास, लैक्टोज जो है, दूध की जो मिठास है लैक्टोज से बनती है। अब देखिए दूध पीने में इतना मीठा नहीं लगता कुदरती तौर पर, क्योंकि उसके अंदर जो लैक्टोज शुगर है उसका स्वीटनिंग इंडेक्स इतना नहीं है। ग्लूकोज को देखें, 70 है, ठीक है, 70 है, एज कंपेयर टू माल्टोज एंड लैक्टोज ये ज्यादा मीठा है। और फ्रक्टोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मीठा है, इसलिए नेचर ने इसको फलों में रखा हुआ है। पके हुए फल फल जैसे मैंगो वगैरह है, जो बहुत ही मीठे फल होते हैं, उनके अंदर फ्रक्टोज मिलती है, ठीक है। फ्रूट्स में पाई जाने वाली एक शुगर है ये। इसका इंडेक्स देखें 170, बहुत ही ज्यादा मीठी है, ठीक है। तो बेटा एमसीक्यू में अगर इनमें से कोई बात आ जाती है, आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि इसके इंडेक्स कितना। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, आपको रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि माल्टोज कितनी मीठी होती है, लैक्टोज कितनी मीठी होती है। मिठास का आपको यहीं से इंडेक्स से अंदाजा हो गया कि कितनी होती है, ठीक। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, मोनिलिन बेटे एक प्रोटीन है, ठीक है। इट इज ए प्रोटीन जिसका स्वीटनिंग इंडेक्स 2 लाख, 2 लाख जो है वो कैलकुलेट किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कितना है इसका, 2 लाख, 2 लाख इंडेक्स, यानी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली मीठी है, देखिए सक्रोज के मुकाबले में। तो आपको ये भी बता दूं कि जो जो शुगर्स ज्यादा मीठी होती हैं वो हमें टेस्ट में कड़वी लगना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब इसी तरह जो सैक्रीन्स हैं, आम हम वर्ड यूज करते हैं ना कि ये जो आइसक्रीम है या जो भी स्वीट प्रोडक्ट्स बाजार में मिलती हैं उनमें उन्होंने सक्रीन ऐड की होती है, आम हमारे जो लोग हैं वो उसको सक्रीन बोल देते हैं, ठीक है। तो वो वाकई ठीक है, सैक्रीन जो है एक केमिकल है, ठीक है। उसका जो स्वीटनिंग इंडेक्स होता है वो 40,000 जो होता है, ठीक है। अब ये बहुत मीठा है, ठीक है, बट नॉट मोर देन मोनिन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सैक्रीन है, ये चीज़ों को इसकी मिठास बढ़ाने के लिए हम ऐड करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स सैक्रीन्स का यूज़ करना कहते हैं कि इसको ये वाले जो प्रोडक्ट जिनमें सैक्रीन्स हैं वो यूज़ मत करें। इसलिए जब आप आइसक्रीम या इस तरह की कोई दूसरी प्रोडक्ट लेते हैं तो जिनमें सैक्रीन्स हैं उनसे अवॉइड करें, ठीक है, मेडिकली ये ठीक नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और देखते हैं, ओलिगोसैकेराइड जो है बेटा, ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर मौजूद होती है। ओलिगोसैकेराइड सेल मेम्ब्रेन की लिपिड के साथ मिलके वो आपको पता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, जब ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन के साथ मिली होगी। ग्लाइकोलिपिड क्या है, जब ओलिगोसैकेराइड लिपिड के साथ मिली होगी। तो ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बेटे सेल के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या हैं, एक किस्म की नेम टैग्स हैं। हर सेल के रिसेप्टर्स हैं। आपको ये भी बता दूं कि एक टिपिकल एनिमल सेल के ऊपर जो उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स की तादाद है वो 20,000 तक होती है, ठीक है।
हर सेल के अपने अपने रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं कि बाहर से आने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो रिकॉग्नाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या ये चीज़ काम की है, ठीक है, जो भी है उनको रिसीव करने का काम करते हैं, सेल के अंदर लाने का काम करते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, या दूसरी चीज़ों के लिए रिसेप्टर्स होंगे। तो देखिए ये सेल्स के रिसेप्टर फॉर्मेशन में कितना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक। फिर सक्रोज आ जाती है। सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, और माल्टोज और लैक्टोज जो है रिड्यूसिंग शुगर है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, पता लगाना है आपने कि माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग है और सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ज़ाइलोज़ जो है बेटा ये नॉन न्यूट्रिटिव स्वीट शुगर होती है, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीट शुगर है। जब हम इस शुगर को खाएंगे तो हमें मीठी ज़रूर लगेगी, ठीक है, लेकिन इसका हमारी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कि ना इससे ये ज़ीरो कैलोरीज हैं, ये टूट के हमें कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। ज़ाइलोज़ इज़ ए नॉन न्यूट्रिटिव स्वीट शुगर, ठीक है। फिर हम देखते हैं अरिथ्रोज की तरफ। अरिथ्रोज की तरफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी देखें। जब हम प्लांट फिजियोलॉजी में देखेंगे, प्लांट एनाटॉमी में देखेंगे, जब हम उनके सेल वॉल बैक्टीरिया के जो पिगमेंट्स के हवाले से, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट के हवाले से या डिफरेंट केमिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे आगे चल के, तो बेटा वहां पर आप लिग्निन देखेंगे। लिग्निन क्या है? प्लांट्स की जो सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिग्निन, ठीक है। तो जब तक पौधों की सेल वॉल मजबूत होगी तब तक पौधे भी जो है अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। एंथोसाइनिन है का पिगमेंट है, ठीक है। आम जो बैक्टीरिया वगैरह में, एल्गी वगैरह में आई थिंक पाया जाता है, देख लीजिएगा इसको। टायरोसिन है, फिनाइल एलानिन एसिड, ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनके बगैर उनका सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, उनकी फॉर्मेशन में अरिथोज जो कि ये शुगर है कितनी इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल अगर ये नहीं होगी तो ये नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे तो वो एनिमल्स नॉर्मली नहीं रह सकते, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, देखें कितने ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस का आपको पता चल रहा है कि लिविंग सिस्टम्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसके बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। राइबोज एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एटीपी का, एनएडीपी है, एनएडीपी का, एनएडी का, एफएडी का, ठीक है, ये सारे आपको पता है, ठीक है। ये कहाँ पर मिलते हैं सेल के, ठीक है, कोएंजाइम्स हैं, ठीक है, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं इसके। ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज जो है अगर अगर जो मीडियम है, ठीक है, उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी कहते हैं बेटा, ठीक है, इसका कॉमन नेम है। ये आम जो है वो 2 से 3 दफा ये एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में जो नॉर्मल इसकी कंसंट्रेशन है बेटा, एक नॉर्मल आदमी में वो 70 to 90 mg/dl है, ठीक है। इतनी याद रखना है आपने, ये कितनी होती है, ठीक। फिर अब डिपेंड करता है हमारे, ये जो चीज़ है डिपेंड करती है कि हमने खाना जो है कब से खाया है, ठीक है, खाया भी है या नहीं खाया, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। अब देखें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि डॉक्टर्स ने जब पता लगाना होता है कि किसी बंदे को शुगर है या नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे पता लगाते हैं? फर्ज कर एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है, कहता है कि उसे शुगर है, तो डॉक्टर साहब उसे ये कहेंगे कि भाई रात को आपने जो आप सुबह उठेंगे तो आपने रात को कुछ नहीं खाना और खाली पेट आके शुगर टेस्ट करवानी है। अगर वो देखें फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर जो है अगर उसकी 126, यानी रात को वो खाली पेट सोया, सुबह रात को जब वो सोया सुबह उठ के उसने खाली पेट शुगर टेस्ट करवाई, तो अगर वो 126 से ऊपर आती है, ठीक है, तो इसका मतलब है उसे डायबिटीज हो गई है, ठीक है, उसको शुगर का प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है डॉक्टर्स ने, ठीक है, कि खाली पेट सुबह सुबह उठ के अपने खाली पेट जो है वो शुगर टेस्ट करवानी, अगर अगर वो 126 से अबव है तो फिर इसका मतलब है उसको शुगर है। इसी तरह पोस्ट प्रेंडियल जो है, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर की अगर हम बात करें तो ये पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर क्या है बेटा, कि डॉक्टर्स कहते हैं कि खाना खाने के 1 घंटे बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद आपने शुगर टेस्ट करवानी है। अगर खाना खाने के बाद खाना खाने के 1 घंटे बाद हम शुगर टेस्ट करवाते हैं और 200 निकलती है, मोर देन 200 निकलती है, तो हमें शुगर है। तो देखिए ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, समझ, ये डॉक्टर्स आमतौर पर ये पैरामीटर यूज करते हैं, ठीक है। रात को सोना है, सुबह उठ के खाली पेट शुगर टेस्ट करवानी है, अगर 126 से ज्यादा है तो शुगर है, ठीक है। खाना खाने के बाद आपने अगर उसको 1 घंटे के बाद आपने शुगर टेस्ट करवानी है, 200 से ज्यादा है तो शुगर है, ठीक।
इस ग्राफ को देखें, हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है, देखें 200 से 300 की रेंज में है तो हाइपरग्लाइसीमिया है, बहुत ही खतरनाक लेवल है ये। इसके बाद ये हाइपोग्लाइसीमिया है, बहुत ही लो और डेंजरस लेवल बनता है ये, ठीक है। 50 से 100 के दरमियान दरमियान देखें, ये दोनों सिचुएशन में ये जानलेवा हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। तो शुगर का नॉर्मल लेवल बेटा इतना होना चाहिए, लेकिन आप समझ लें, ठीक है, कि हाइपरग्लाइसीमिया क्या है और हाइपोग्लाइसीमिया क्या है ब्लड ग्लूकोज के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के लिविंग सिस्टम्स के अंदर इंपॉर्टेंस देखी है, उसकी क्लासिफिकेशन को देखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन जो एमसीक्यूज हैं उनको देखा है जहां से वो बन सकता है। अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना है और नोट किया है चीज़ों को, और आपने खुद भी मेहनत करनी है, बुक्स को पढ़ना है, तो देखें आपका 101 जरूर टेस्ट निकलेगा, चाहे वो एमडी कार्ड है, चाहे वो एफपीएस। ये यही इन लेक्चर्स का मकसद है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमडी कैट, एफपीएससी और पीपीएससी की क्लास है, बकायदा ये क्लास है, ठीक है। ये इसमें दूसरे बच्चे जो बीएस वगैरह या दूसरी क्लासेस ले रहे हैं, ये उनके लिए भी लेक्चर है, ठीक है, जनरल सा लेक्चर, लेकिन मोस्टली ये जो लेक्चर हेल्प कर रहा है वो उन लोगों को कर रहा है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइक एमडी कैट खसूसन उनकी तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपने ये लेक्चर सुना है, चीजों को नोट किया, इनको रिवाइज करेंगे, तो आप देखें खुद से एमसीक्यूज बना सकेंगे, ठीक है। तो अब देखें जरा ध्यान से, आपने जो कुछ भी सुना है आपने इसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।